आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय सामाजिक विघटन कैसे रोकें। सामाजिक विघटन किसे कहते हैं? समाज में जो विकृतियां आ जाती है, बुराइयां आ जाती है, समाज नियमों के अनुसार नहीं चलता है, एथिक्स के अनुसार नहीं चलता है, उससे उस विघटन कहा जाता है। और ये विघटन क्यों होता है कि कुछ बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज में राजनीति फैलाते हैं और समाज में उनका स्वार्थ कैसे पूरा हो ऐसा वातावरण बनाते हैं, समाज के विकास की बात नहीं करते हैं। तो इस कारण से सारा विघटन हो रहा है। और आज देखें, सामाजिक विघटन के कारण ही परिवार टूट रहे हैं, देश के अंदर अशांति हो रही है, हिंसा का, व्यभिचार का और हैरेसमेंट का, आतंकवाद का और रेप का और कितने कितने आजकल ये किस्से हो रहे हैं। इन सब का कारण सामाजिक विघटन है और इसको ही सामाजिक विघटन कहा जाता है। और विघटन इस हद तक पहुंच गया कि बेटा अपनी माता पिता को मार रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है और सुसाइड कर रहा है और अपने बच्चों का गला घोंट रहा है। ऐसी ऐसी वारदातें हो रही है जो कि सोच के परे है। ऐसा हमारी संस्कृति के अंदर कभी नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, भारत धर्म गुरु देश है। भारत ने हमेशा से ही विश्व के अन्य देशों को शिक्षा का, संस्कार का, समाज सुधार का, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का, वसुधैव कुटुंबकम के पंचशील का, निशस्त्रीकरण के जो है भारत ने फार्मूले दिए पूरे विश्व को और विश्व ने उसको स्वीकार किया। आज विश्व 21 जून को प्रतिवर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 210 कंट्री पूरे मनाते हैं। योग भारत की कृति है। भारत में जन्मा हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया, योग का पाठ जनता को पढ़ाया और योग को अप्लाई किया हमारे समाज के अंदर। समाज का विघटन रोकने के लिए, समाज को एक सूत्र के अंदर बांधने के लिए योग का आविष्कार किया। और योग के अंदर प्ले ग्रुप से लगा करके डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक करने की पूरी जो है सामग्री कहिए या कहिए कि शिक्षा के संस्कार उसके अंदर उपलब्ध है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2 अक्टूबर को आज पूरा विश्व 210 कंट्री, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर जो है देश को आज़ाद कराया, तो उस अहिंसा को, सर्वोपरि अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करते हुए आज पूरा विश्व 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहा है। जिस देश के अंदर ऐसे बड़े बड़े कार्य होते हैं और उसी देश के अंदर सामाजिक विघटन होता है, तो ये बहुत बड़े कहना चाहिए हमारे लिए ये
बहुत बुरी बात है। हमें इस विघटन को रोकना चाहिए। अब इस विघटन को रोकें कैसे? आज से 50 साल पूर्व क्या था कि मैं 50 साल पूर्व का खाका खींचूं, एक व्रत खींचूं। व्रत के अंदर एक केंद्र होता है और एक परिधि होती है। उस केंद्र के अंदर गुण रहते थे, गुणी रहते थे, आचारशील व्यक्ति रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, हमारे संत महात्मा रहते थे और मुनिराज रहते थे। वही हमको गाइड करते थे। और पुराना आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राजा राम के समय का, दशरथ के समय का वशिष्ठ वगैरह ऐसे गुरु थे और उनको पढ़ाने वाले वाल्मीकि जी वगैरह ऐसे उनका जो है गुरुकुल आश्रम था। तो वहाँ पर धर्म नीति राजनीति से ऊपर होती थी और हर राजा को कोई भी प्रस्ताव पारित करने के पहले, गजट नोटिफिकेशन जारी करने के पहले ऋषि मुनियों की स्वीकृति, अपने गुरु की स्वीकृति लेना जरूरी था। क्योंकि गुरु होता वो परमार्थी होता है, वो समाज का भला चाहता है, वो सर्वोदय चाहता है, अंत्योदय चाहता है, सबका साथ सबका विकास चाहता है। तो वो कभी भी जो ऋषि मुनि जनता के अहित की बात नहीं करेगा। और राजा कभी भी अहित की बात किसी के प्रलोभन में आकर के, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, अपने अहंकार के वशीभूत होकर के अगर जनता को तंग करता था तो उस पर ऋषि मुनि चोट करते थे, अंकुश लगाते थे। आज राम राज की हम बात करते हैं कि राम राज की पुनः स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि राम राज में जनता के प्रति न्याय होता था, सभी सुखी थे, समृद्ध थे और शांति से जीवन यापन करते थे। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे, इतनी ईमानदारी और इतना विश्वास था। आज बिल्कुल उसके उल्टा हो रहा है। उसका कारण क्या है कि जो केंद्र में गुण, गुणी और त्यागी पुरुष होते थे, उन सब को आज कुछ बैड एलिमेंट्स ने परिधि पर डाल दिया और परिधि पे धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा ऐसी जड़ चीज़ें होती थी, उसको केंद्र में ले आए। तो हमारा जीवन जो है वो धन से प्रभावित हो गया और जो लोग धनी हैं केवल उनको ही ऊंचा स्थान दिया गया और उनको ही आगे बिठाया गया, उनको ही आगे रखा जा रहा और वही समाज में सबसे बड़ा विघटन कर रहे हैं। आज देखिए, पुराने ज़माने के अंदर हमारी संयुक्त परिवार प्रथा थी जो विश्व के अंदर अनुकरणीय थी और लोग उस संयुक्त परिवार को देखने के लिए भारत में आते थे, जहाँ पर 100 लोग जो है वो एक साथ रहते थे और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता था और बड़े मस्त रहते थे। जो दादा परदादा होता था वही सारा निर्णय लेता था और वो ऐसा निर्णय होता था जो सबको प्रिय हो, सबके हितार्थ का जो है निर्णय लेता था और वो एकता के सूत्र में बंधे रहते थे। इस कारण से कोई बाहर का व्यक्ति उस संयुक्त परिवार में सेंध नहीं लगा पाता था, उसको तोड़ नहीं पाता। लेकिन आज क्या हुआ? सामाजिक विघटन हो गया, परिवार टूट गए। आज संयुक्त परिवार देखने को भी नहीं मिलते हैं। आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि न्यूक्लियर फैमिली में हम दो और हमारा एक के साथ साथ वो अपने माता पिता पेरेंट्स को भी साथ रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर उनकी फ्रीडम मारी जाती है, क्योंकि वो नई पीढ़ी के हैं, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो फ्री रहना चाहिए, चाहे रहना चाहते हैं, चाहे पहनावे की दृष्टि से, खाने पीने की दृष्टि से, बाहर घूमने की दृष्टि से, हर तरीके से फ्रीडम चाहते हैं। इस कारण ये विघटन हुआ। और हमारे परिवार क्यों टूटे? उसको क्योंकि सबसे छोटा व्यक्ति होता है, व्यक्ति से
व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं और परिवार के समूह को समाज कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ कहते हैं, केवल मात्रा का अंतर। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा कि विदेश से हमारे अभ्यारण्य जैसे ताल छापर में है और जैसे भरतपुर में है, और जहाँ जहाँ पर हमारे अभ्यारण्य है, जैसलमेर है, वहाँ पर ये कुर्जा जो है, विदेशी सर्दी के दिनों में विदेशी पक्षी हमारे भारत घूमने आते हैं, इसकी आब हवा का सेवन करने के लिए। जब वो आते हैं तो एक लाइन बना करके आते हैं, उसमें उनकी सुरक्षा है और वह उनका समाज होता है, हर एक का समाज होता है। और हिरण को देखिए, जब हिरण है, कभी आप देखो कि रात्रि के समय में वो कैसे विश्राम करते हैं कि पूरा 300, 400, 500 हिरणों का समूह जो है एक जगह इकट्ठा होकर के सेंटर के अंदर बाल बच्चे है या कोई जो है प्रेग्नेंट हिरणी है और जो वृद्ध जो है हिरण हिरनियाँ हैं, उनको सेंटर में रखते थे और दूसरे घेरे पर प्रौढ़ हिरण रहा करते थे। और जो तीसरा बड़ा घेरा होता था, वहाँ पर सब जवान हिरण हिरनियाँ रहते थे और उसमें से चारों किनारों पे एक एक चौकीदार होता था। रात्रि में वह नहीं सोता था, बाकी दूसरे सो जाते थे। कोई शिकारी किसी तरह का आता तो वह जो पहरेदार होते थे वो अपनी भाषा में सबको अलर्ट करते थे और सभी तैयार होकर के भाग जाते थे, शिकारी के हाथ नहीं आते थे। ये उनका समाज है, हर एक का समाज होता है। अगर एक व्यक्ति हिमालय की गोद में जाकर के साधना करना चाहे, वहाँ भी उसको समाज चाहिएगा, क्योंकि उसको रोटी चाहिएगी, उसको पानी चाहिएगा, उसको शेल्टर चाहिएगी, उसको सुरक्षा चाहिएगा वाइल्ड एनिमल से। सर्दी में गर्मी में सब जो है उसको बचाव के साधन चाहिएंगे, तो वहाँ पर भी समाज चाहिएगा। तो ये समाज के बिना हम जी नहीं सकते। और वह समाज अगर समाज में विघटन है, समाज में अगर कुरीतियाँ हैं, समाज अगर नर्क बन रहा है, तो हम कैसे जिएंगे। तो उस समाज को ठीक करने के लिए, परिवारों के विघटन को रोकने लिए, न्यूक्लियर फैमिली जो बन रही है इसको रोकने के लिए और समाज में अच्छाइयों का वर्चस्व लाने के लिए हमें हमारी पुरानी पद्धति है उस पर पुनः ध्यान देना पड़ेगा। हम जो वर्तमान में नवीन प्रणाली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कहिए, विज्ञान की कहिए, कि प्रेजेंट जो एज है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारी जो मौलिकता है उसको भी हम नहीं छोड़ सकते, हमारी संस्कृति उसको हम छोड़ नहीं सकते। और जिस संस्कृति को पूरा विश्व अनुकरण करता है वह तो अच्छी चीज़ है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन हलवा खा करके पचाने की शक्ति रखता है तो वह लूखी रोटी क्यों खाएगा, जबकि उसका स्वास्थ्य पचाने की क्षमता रखता है। तो हमारी क्षमता है कि अच्छा बनने की, अच्छाई को जो है जीवन में धारण करने की, अच्छाई को जीवन जीने की, तो हम कोई बुराई की तरफ क्यों जाएंगे। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना सिस्टम है, उनका हमारी तरह से भारतीय जॉइंट सिस्टम, फैमिली सिस्टम नहीं है। और हमारी तरह जो शादी ब्याह की व्यवस्था है वहाँ नहीं है। हमारे जो शादी ब्याह कहा जाता है उसमें 7 फेरे दिए जाते हैं, 7 जो है उनको नियम दिलाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता है वो 7 जन्मों का रिश्ता है। दोनों मिलकर के, चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे संसारिक कार्य हो, अच्छी तरह से वो दोनों जो है जिम्मेवारी के साथ में उसको निभाएंगे। वो व्यवस्था हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं है। वहाँ फ्रीडम है
वहाँ यौन संबंधों को ज़्यादा स्थान दिया जाता है। कोई किसी के साथ में जुड़ जाए, कोई किसी के साथ डाइवोर्स कर दे। बच्चे हैं जो है चाइल्ड होम के अंदर पलते हैं और सिस्टम ही अलग है, वो उनका सिस्टम उनको सूट करता होगा, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सामाजिक विघटन हो रहा है ये रोकना चाहिए, क्योंकि ये चरम सीमा पर पहुंच गया है और अगर इसको नहीं रोका गया, इसमें सुधार नहीं किया गया तो भारत एक धर्मगुरु देश था उस पदवी से नीचे आ जाएगा और हमारी संस्कृति को उत्तम संस्कृति मान करके लोग अनुकरण करते थे, उसकी जगह अगर ऐसा ही विघटन चलता रहा तो दूसरे जो देशों के लोग हैं हमारी संस्कृति की निंदा करेंगे, हमें बुरा लगेगा। हम अपना सीना तान करके भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम किसी पर हमला नहीं करते, आक्रमण नहीं करते, लेकिन हम अहिंसावादी होने कारण कायर भी नहीं है। अगर कोई हमारे पे हमला कर देता है तो पुराना इतिहास बताता है कि उसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अब इस विघटन को रोकने के लिए कुछ हमें सूत्रों की आवश्यकता है। उन सूत्रों का हम विवेचन करते हैं कि आज विघटन चाहे देश में हो रहा है, चाहे परिवार में हो रहा है, चाहे समाज में हो रहा है, वो सबका सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना बहुत ज़्यादा आ गई है। स्वार्थ बुरा नहीं है, पर वो लिमिट में होना चाहिए। वो लिमिट ख़त्म हो गई और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड कहा जाता है। जब कोई भी चीज़ अधिकता में आ जाती है, पाप होता है उसका भी, जब घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है और व्यक्ति पापोदय कारण दुखी भी होता है। तो वैसी स्थिति न आए तो हमें उसमें करेक्शन करना है, उसमें हमें सुधार करना है, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, गलती कर लेता है, लेकिन करने के बाद के अंदर उसको सुधार करना चाहिए। हमारी संस्कृति के अंदर जो सुधार के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का जो है वो प्रावधान है। किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, अहंकार के वशीभूत हो गई, स्वार्थ के वशीभूत हो गई या और किसी कारण के वशीभूत हो गई है, तो आप स्वीकार करो अपने दोष को। उसको कहते हैं आलोचना। किसी अपने दोष को स्वीकार करना आलोचना है। फिर उसको शुद्ध करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ यह है कि मैंने जो अतिक्रमण किया, मैंने जो ये अपराध किया, मैंने जो ये समाज के विघटन का कार्य किया, मैंने ये देशद्रोह का कार्य किया, मैंने जो है मेरे जो है समाज के लोगों का स्वास्थ्य गिराने के लिए मिलावट का काम किया, वो स्वीकार करो और उसकी गढ़ा करो, निंदा करो, उसका प्रायश्चित करो। मेरे से गलती हो गई और अहंकार के वशीभूत या स्वार्थ के वशीभूत मैं उस गलती को स्वीकार करता, उसका प्रायश्चित करता हूँ। और साथ साथ के अंदर संकल्प लो, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो कि भविष्य के अंदर कभी भी मैं ये गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये सुधार का है। हमारी जितनी भी न्याय प्रणाली है वह व्यक्ति को सुधार करने में विश्वास करती है। हमारी संस्कृति कहती है कि पाप को मारो, पापी को नहीं मारना। किसी ने पाप कर दिया तो हम उस पापी को मार देंगे, फांसी दे देंगे, सजा कर देंगे, तो उससे क्या हुआ? उससे पाप समाप्त थोड़ा ही हुआ है। हमें तो उसने पाप किया है, उसका हृदय परिवर्तन करके पुनः उसको अच्छी स्थिति में लाना। और लोग आए हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो कि महामूर्ख थे कालिदास जैसे, और डाकू थे तुलसीदास जी और वाल्मीकि जैसे, तो जब उसमें रूपांतरण हुआ, जब उन्होंने प्रतिक्रमण किया, आलोचना किया, प्रायश्चित किया और जो उसके बाद में आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किया, तो वो सुधरे। तो सुधर करके कितने बड़े काम किए कि विश्व का महान विद्वान कवि कालिदास और
तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य जो है उन्होंने किए, रूपांतरण हुआ। रूपांतरण व्यक्ति में हृदय परिवर्तन से होता है। जब उसका अच्छा समय आता है, जब उसमें रूपांतरण होता है, तो हमारी न्याय पद्धति व्यक्ति को सुधारने की तरफ ध्यान देती है। मानवीय दृष्टिकोण है हमारी जो न्याय पद्धति के अंदर, तो हम व्यक्ति को सुधारें। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हम कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, जुआखोर है, व्यसनी है, व्यभिचार है, बुरे कार्य करके समाज का विघटन कर रहा है, तो उसको समझावें। जैसे कोई बूचड़ खाना चला रहा है, उसको समझाइश की जाए कि भाई तुम्हारे को परिवार पालने के लिए तुम ये कार्य कर रहे हो, पर तुम्हें पता है एक पंचेंद्रिय प्राणियों को मारते हैं, उनका हाथ काटते हैं, तुम्हारा हाथ काटे और अगले जन्म में तुम्हारा हाथ इसी तरीके से काटा जाएगा, क्या तुमको दर्द नहीं होगा? तो उसने कहा मेरे को तो बहुत दर्द होगा, हाथ कटना क्या, एक जो है वो सुई लग जावे तो भी दर्द होता है। तो इसीलिए जो है वो हमें उसको जो है समझाने का प्रयास करते हैं, तो हम जो है वो समझ जाता है। तो ये हृदय परिवर्तन है। तो हमारे समाज का विघटन रोकने के लिए विघटन करने वाले लोगों को जो है हमें हृदय परिवर्तन करना है, उनको उस रास्ते से हटाना है, तभी समाज अच्छा बन सकता है। और हमारी समाज के अंदर जो वैल्यूज़ है, सांस्कृतिक वैल्यू है, शैक्षणिक वैल्यू है, पारिवारिक वैल्यू है, मॉरल वैल्यू है, बिजनेस एथिक्स है, इन चीज़ों को और गहराई से हमको लागू किया जाना चाहिए। लोगों को इसका अभ्यास कराना चाहिए और लोगों को इसकी प्रैक्टिस करानी चाहिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी चीज़ें उनके अंदर बतानी चाहिए कि आप अगर धार्मिक क्रिया करो ना करो, लेकिन एक अहिंसा की देवी, एक नैतिकता की देवी को अगर आप अपने प्रतिष्ठान में बिठा देते हो, तो ये बहुत बड़ी समाज की सेवा है। क्योंकि जो व्यक्ति नैतिक होता है वही व्यक्ति धार्मिक होता है। क्रियाकांड से धार्मिक नहीं होता है, नैतिकता से व्यक्ति धार्मिक होता है। तो ऐसी समझाइश की जाए तो लोगों में परिवर्तन आ सकता है। और उसके साथ साथ में जो हमारे को गवर्न करने वाली जो गवर्नमेंट है, उसके अंदर चरित्रवान लोग आने चाहिए, उसके अंदर जो है पवित्र लोग, ईमानदार लोग आने चाहिए। वो मनी मेकिंग डिवाइसेस वाले लोग नहीं आने चाहिए, बिजनेस बनाने वाले लोग नहीं आने चाहिए, सेवाभावी लोग आने चाहिए। वर्तमान में हमारी अच्छी व्यवस्था है कि जो जनता जागरूक है वह अच्छे ईमानदार, साफ छवि वाले एमएलए एमपी को ला रही हैं, उससे अच्छी सरकार बनती है और वो कार्य अच्छा भी हो रहा है। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे था वो काफ़ी रुक गया है और सरकार भी जो है, चाहे बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, उनको फ्रेंडली बिहेव करती है। और जितना भी कार्य होता है आज ऑनलाइन के आधार पे, यानी जनता की भागीदारी, सरकार जो होती है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से होती है। जनता को हर हमारी राजनीतिक गतिविधि के साथ में जोड़ा जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हमारी जो सामाजिक विघटन को रोकने के लिए और भी कई कार्य किए जा सकते हैं। एक कार्य होता है व्यक्ति में सहनशीलता की भावना पैदा होनी चाहिए। आज व्यक्ति इतना तनुक मिजाजी हो गया है, चाहे छोटा बच्चा हो प्राइमरी क्लास का, तो उसको भी कहा जाए कि तुम पानी का लोटा भर के लाओ, तो वो कहता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप खुद ले लो। यानी कि और जो फीमेल मेंबर है जो कि रसोई बना सकती है, उनको कहते हैं कि तुम रसोई बनाओ, क्योंकि ये नारी का ये मुख्य कार्य होता है। नारी कभी भी रसोई से बच नहीं सकती है और जो नर होता है वो कमाई करने से बच नहीं सकता, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के सूत्र है
ये भारतीय संस्कृति की जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है। लेकिन आज देखिए कि जो बच्चियाँ हैं अच्छी पढ़ाई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर बनी, हर फील्ड में बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक विघटन की बात देखें तो उनको कहा जाए कि रोटी बना दो, खाना बना दो, कुछ मेहमान आए हैं इनको खिलाना, तो वो नहीं कर सकते। वो तो केवल ऑनलाइन पर निर्भर है, न तो वो बनाते हैं, न उनसे बनाया जाता है और न वो सीखते हैं। आज से 10-20 साल पहले लड़की जब बड़ी हो जाती थी वो कुकिंग कोर्स करती थी और कुकिंग कोर्स में उसको कई चीज़ें समझाई जाती थी, क्योंकि किचन जो है एक परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे भगवान का स्थान महत्वपूर्ण होता है, जैसे अन्नमय कोश का जो है किचन बहुत बड़ा होता है। साधु और गृहस्थ के अंदर फर्क क्या है कि गृहस्थ के रसोई होती है, गृहस्थ के संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, और गृहस्थ के जो है घर होता है जिसमें वो रहते हैं। और ये सन्यासी के तीनों चीज़ें नहीं होती। सन्यासी मांग के खाता है और वो परमिशन लेकर के किसी के घर में रुकता है और उसके संबंध नहीं होते। अगर किसी सन्यासी का भाई आके उसके सामने खड़ा हो जाए तो कहेगा मेरा संसार पक्षीय भाई है। तो ऐसी हमारी संस्कृति को पुनः जागरण किया जाना चाहिए, तब सामाजिक विघटन रुकेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।